जी तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा दफ़ा मैंने आपको एक चीज़ डिस्कस की है और वो ये की है कि इंडियन नेवी जो है वो बहुत ज़्यादा पायरेसी के हवाले से इंडियन ओशन रीजन और इस खित्ते में ऑपरेट कर रही है। बड़ी खबर आ रही है। भारतीय नौसेना ने सोमालियाई समुद्री डाकुओं के उस प्रयास को नाकाम कर दिया है जिसमें वो हिंद महासागर में अगवा किए गए माल्टा के जहाज का इस्तेमाल दूसरे शिप को लूटने के मकसद से करना चाहते थे। ভারতীয় নৌবাহিনীর হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে বাংলাদেশি জিম্মি জাহাজ থেকে গুলি ছুড়েছে সোমালি জলদস্যুরা। মঙ্গলবার ভারত মহাসাগর থেকে 23 ক্রু-সহ বাংলাদেশি বাণিজ্যিক জাহাজ এমভি আব্দুল্লাহ ছিনতাই করে সোমালিয়ার জলদস্যুরা। जो हमारे जनरल रिटायर होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो बाहर क्यों चले जाते हैं? उनके बाहर जजीरे क्यों होते हैं? उनके बाहर 100, 150, 200 ब्रांचेज होती हैं, अपने मतलब फूड चेन होते हैं। उसकी क्या रीजन है? बिजनेस नहीं, आपके पास कोई प्रूफ है, कोई सबूत है कि किसी ने पहनी है? मैंने ग्रीन ट्राउजर पहना। मैं एक स्टूडेंट हूं, मैंने अपना वीजा अप्लाई किया तो उनकी रिजेक्शन ये होती है कि आपके मुल्क के मामला। जी तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा दफ़ा मैंने आपको एक चीज़ डिस्कस की है और वो ये की है कि इंडियन नेवी जो है वो बहुत ज़्यादा पायरेसी के हवाले से इंडियन ओशन रीजन और इस खित्ते में ऑपरेट कर रही है। आज भी पता चला है कि इंडियन नेवी ने बांग्लादेश की जो एक बांग्लादेश फ्लैग्ड वेसल, यानी कि उसके ऊपर बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था, उसे सोमालिया की कोस्ट के करीब जो है वो बचाया है। और ये बेसिकली वही पायरेट्स थे जो कि कोस्ट ऑफ सोमालिया में जो ये कश्ती गुजर रही थी, वेसल गुजर रही थी और ये कोयला लेके जा रही थी मोज़म्बिक की तरफ, फ्रॉम मोज़म्बिक टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जब इसके ऊपर ये अटैक हुआ। और कहा यह जाता है कि जो इंडियन नेवी का मिशन जो है वो डिप्लॉयड था यहाँ पे और उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल को आंसर किया और वो वहाँ पे पहुँचे। और इंडियन नेवी जो है वो कहते हैं जी कि उन्होंने इमीडिएटली वॉरशिप डिप्लॉय किए। इंडियन नेवी ने वॉरशिप जो कि लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल थी उसको, इसे LRMP बोलते हैं, इसको डिप्लॉय किया और इन्होंने कम्युनिकेशन बिल्ड की और वो सारा। एंड इस वक्त आप देखेंगे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर इंडिया इज़ वेरी एक्टिव, इफेक्टिव एंड गेटिंग इनटू द मेजर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था दैट वाई चाइना इज़ नॉट प्लेइंग इट्स रोल एंड नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द रेड सी एरिया, और ये जो सारी है एंड इंडियन नेवी जो है वो ये क्यों कर रही है, ये क्वेश्चन था ना कि क्यों कर रही है। और ये आपको पता चलेगा कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कॉन्टीन्यूसली इंडिया जो है वो इस तरह के ऑपरेशंस में रोल प्ले करेगा। इससे पहले आपको पता है वो भले इंडियन के लोग हों, ईरान की शिप्स हों, पाकिस्तान के लोग हों, इंडिया ने थोड़ा एक्टिवली रोल प्ले किया। आपको पता है ये जो इंडियन ओशन रीजन है, अगर जो इंडिया की डेफिनेशन है ना इंडियन ओशन रीजन की, क्योंकि इंडिया अपने आप को कहता है कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, ठीक है, और इंडिया का जो एक इंडियन ओशन का जो इंडिया का एक जो स्ट्रेटेजिक मैप है इंडियन ओशन का, जिसे इंडिया कहता है कि ये हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है, that starts from the Cape of Good Hope in South Africa and it reaches till ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने अपना एंड देन इवन के जो शिप जो है स्ट्रेट ऑफ मलाका से ये इंडोनेशिया एंड देन ऊपर कोरिया जापान तक जाते हैं वो भी, एंड देन स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, गल्फ ऑफ ईडन, ये जितने इलाके हैं, एंड देन नीचे साउथ पोल से आगे ऊपर जारी बात है, कुछ आइलैंड हैं, एम्स्टर्डम आइलैंड हैं, एक क्रेस्ट आइलैंड्स हैं, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स हैं, ये बहुत नीचे केप ऑफ गुड होप यानी कि साउथ अफ्रीका से भी कुछ नीचे आइलैंड्स हैं छोटे छोटे। इंडिया कहता है जी ये सारा हमारा इलाका है और हम इसे इंडियन ओशन रीजन कहते हैं। और जो जैसे कहते हैं ना इंडियन ओशन इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया हुआ है कि इंडिया बेसिकली एक डेटा ड्रिवन अंडरस्टैंडिंग जो है वो अडॉप्ट कर रहा है कि इंडियन ओशन के अंदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री और इसके जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं उसको वो समझ रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो कंटिन्यूसली एक ही बात कर रहे हैं
कि भाई ये जो रीजन है इसमें आप देखें कि जो 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल शिपमेंट है, फिर जो मेजर ग्लोबल एक्सेस है फूड को, जो प्रीशियस मेटल्स हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं। सो आप इसको ये देख लें कि कहाँ पे अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट से शुरू होना, केप ऑफ गुड होप ये जो इलाका है वहाँ से शुरू होना, और वेस्टर्न कोस्ट तक, ठीक है जी, ये जो है तकरीबन कहा जाता है कि 39 नेशंस हैं विद 2.4 बिलियन पीपल है, जिसमें लार्जली तो इंडिया और चाइना के ही अपने लोग हैं, लेकिन बाकी ममालिक भी इसमें आते हैं। सो इसीलिए इंडियन ओशन की जो ये इंडिया नेवी कॉन्सिडर्स दैम एज क्रिटिकल वाटरवेज, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि पहले ये जो इंडियन ओशन रीजन था दैट वाज स्टडीड बाय द वेस्टर्न्स, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इसको स्टडी करती थी और अपनी मर्जी से चीज़ें उसके ऊपर करती थी। अब इंडिया जो है उसने अपनी मर्जी से यहाँ पे वो चीजें स्टडी करते हैं। बड़ी खबर आ रही है, भारतीय नौसेना ने सोमालियाई समुद्री डाकुओं के उस प्रयास को नाकाम कर दिया है जिसमें वो हिंद महासागर में अगवा किए गए माल्टा के जहाज का इस्तेमाल दूसरे शिप को लूटने के मकसद से करना चाहते थे। 14 दिसंबर को रुएन जहाज का सोमालियाई लुटेरों ने अपहरण किया था। 15 मार्च को भारतीय नौसेना ने इस अपहृत जहाज को ढूंढ निकाला और इस दौरान लुटेरों ने भारतीय नौसेना के जहाज पर फायरिंग भी की। एक बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है भारतीय नौसेना ने सोमालियाई समुद्री डाकुओं के इस प्रयास को नाकाम कर दिया है जिसमें वो हिंद महासागर में अगवा किए गए माल्टा के जहाज का इस्तेमाल दूसरे शिप को लूटने के मकसद से करना चाहते थे। तो सोमालियाई लुटेरों की ये नाकाम साजिश, इस साजिश को नाकाम किया है भारतीय नौसेना ने। हिंद महासागर में अगवा किए गए माल्टा के जहाज का इस्तेमाल दूसरे शिप को लूटने के मकसद से करना चाहते थे और ऐसे में 14 दिसंबर की अगर बात करें तो रुएन जहाज का सोमालियाई लुटेरों ने अपहरण किया था। 15 मार्च को भारतीय नौसेना ने इस अपहृत जहाज को ढूंढ निकाला था। ভারতীয় নৌবাহিনীর হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে বাংলাদেশি জিম্মি জাহাজ থেকে গুলি ছুড়েছে সোমালি জলদস্যুরা। এদিকে এমভি আব্দুল্লাহ অবস্থানরত 4 জলদস্যুর ছবি প্রকাশ করে জিম্মিদের ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ভারতের নৌবাহিনী। 23 নাবিককে মুক্ত করতে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছে। মঙ্গলবার ভারত মহাসাগর থেকে 23 ক্রু সহ বাংলাদেশি বাণিজ্যিক জাহাজ এমভি আব্দুল্লাহ ছিনতাই করে সোমালিয়ার জলদস্যুরা। এরপর থেকে নিরাপদে তাদের উদ্ধারে চলছে তৎপরতা। শুক্রবার এক বিবৃতিতে ভারতের নৌবাহিনী দাবি করে খবর পেয়ে গত মঙ্গলবারই দূরপাল্লার মেরিটাইম পেট্রোল বিমান মোতায়েন করা হয়, যার মাধ্যমে জাহাজের ক্রুদের অবস্থান জানতে যোগাযোগের চেষ্টা চালানো হলেও জাহাজ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। পরে একটি যুদ্ধ জাহাজের মাধ্যমে জিম্মি হওয়া জাহাজটিকে বৃহস্পতিবার আটকে দেয়া হয়। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল জলদস্যুদের হাতে জিম্মি থাকা জাহাজের ক্রুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কিন্তু হস্তক্ষেপ সম্ভব হয়নি, কারণ এতে হতাহতের ঘটনাও ঘটতে পারত। তবে জাহাজটি সোমালিয়ার জলসীমায় পৌঁছানো পর্যন্ত ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ এর কাছাকাছি অবস্থানেই ছিল। এদিকে বাংলাদেশের নৌ পরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান, জিম্মি করা জাহাজের ক্রুরা নিরাপদেই আছেন। পর্যাপ্ত খাবার থাকলেও পানির কিছুটা সংকট তৈরি হতে পারে। তবে এখনও জলদস্যুদের পক্ষ থেকে কোনো দেন দরবার বা প্রস্তাব দেয়া হয়নি। जो हमारे जनरल रिटायर होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो बाहर क्यों चले जाते हैं? उनके बाहर जजीरे क्यों होते हैं? उनके बाहर 100, 150, 200 ब्रांचेस होती हैं, अपने मतलब फूड चेन होते हैं, उसकी क्या रीजन है? बिजनेस नहीं, आपके पास कोई प्रूफ है, कोई सबूत है कि किसी जर्नल का कोई जजीरा है? हाँ। या किसी जर्नल के पास कोई फूड चेन है? अगर आप अभी बात करेंगे जनरल आसिम सलीम बाजवा की, जनाब पापा जॉन का है, वो कोई ऑथेंटिक कोई डॉक्यूमेंटिक प्रूफ है आपके पास? जनरल कियानी साहब के मतलब लोगों ने एक वेव क्रिएट कर दी जनाब, उनके ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस है, किधर है दिखाएं। अच्छा, लेट्स सपोज मैं कितना बड़ा अदारा है पाकिस्तान का आर्मी, उसके अगेंस्ट सोशल मीडिया पे मुझे बताया, मुझे बार-बार बात घुमा के आर्मी की साइड पे क्यों आते? आप कहते हैं आर्मी के मतलब आप ही बात मैं तो देखे हम तो मोहब्बत वतन पाकिस्तान, तो मैं भी मोहब्बत वतन हूं। हम तो कहेंगे हम अपनी आर्मी को इन लेवल्स पे हालात पे क्यों गलत है? ये देखिए, मैंने तो ग्रीन शर्ट पहनी है, मैं आपसे ज्यादा मोहब्बत वतन हूं। मेरी आप नारा लगाएं पाकिस्तान जिंदाबाद का, मैं आपसे ज्यादा ऊंची आवाज में लगाऊंगा। ग्रीन शर्ट पहनी है, मैंने ग्रीन ट्राउजर पहना। मैं एक स्टूडेंट हूं, मैंने अपना वीजा अप्लाई किया तो उनकी रिजेक्शन ये होती है कि आपके मुल्क के मामला सभी आप पाकिस्तान से,
तो वो रिजेक्शन लग जाती है, जिसकी वजह से। और इंडिया के दोस्त मेरे हैं कुछ, वो अप्लाई करते हैं तो उनको वीज़े मिल जाते हैं, सिर्फ उनकी इंडिया की इकोनॉमी की वजह से, उनके वहाँ के पासपोर्ट की मतलब वैल्यू। हर लिहाज से इंडिया में, मतलब इंडिया की पूरी दुनिया में वैल्यू बनती जा रही है। ठीक है। आप अगर स्टडी करते हैं, आप 5th जनरेशन हाइब्रिड वारफेयर को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये सारे मामला क्या हैं। मुझे जरा देखने वालों को भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, मेरी भी नॉलेज में, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। ये क्या है 5th जनरेशन वार और हाइब्रिड वार, क्या है? मुझे तो इसका नहीं पता। बेसिकली अगर आप इसको स्टडी करना जाके, उसमें आपके सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। आपके मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल किया जाता ठीक है। है, और फंडिंग की जाती है बैक एंड से। जितने भी कहने के लॉबी है पाकिस्तान के अगेंस्ट जो काम करने वाले हैं, कौन सी लॉबी है? खुल के हमें अमेरिकन है, उनमें इंडियंस है, उनमें इसराइल है। आप एक क्या कहते हैं 2 से 3 अरब डॉलर की सालाना इमदाद के लिए या कहने के क्वार्टरली इमदाद के लिए उनके तरले करते हैं, IMF के पास जाते हैं, ठीक है। अपनी सारी चीजें उनके पास गिरवी दिखवाते और हैं। फिर आप जैसे लोग ये कह देते हैं कि अमेरिका साजिश कर रहा है। नहीं तो देखे ना, आपने ये बोला ना, तो मैं यही कह रहा हूँ कि हम खुद उनके पास जा रहे हैं, ना जाएं। तो साजिश है ना उनकी, वो तो आपको डिस्टेबलाइज अच्छा। करना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि आप डिस्टेबलाइज हो। उसकी आपको नहीं लगता खाली IMF पैसे ही ना दे हमें तो हम वैसे ही डिस्टेबलाइज हो जाएंगे? तो उन्हें साजिश करने की क्या जरूरत है? मैं म्यू हॉस्पिटल में मुलाजमत करता हूँ, क्या जॉब करते हैं? CT स्कैन टेक्नीशियन। ठीक हो गया। और आप क्या करते हैं? मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जॉब करता हूँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जॉब करते हैं, ठीक है। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, खबर ये आई है, कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इंडियन नेवी ने सोमालिया के डाकुओं से तकरीबन कुछ 10 से 12 जो ईरान के लोग थे उन्हें बचाया। फिर उसके बाद खबर आई 18 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी ने बचाया। और अब खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश की शिप को इंडियन नेवी ने जो इंडियन ओशन है वहाँ पे सोमालियन डाकुओं से बचाया। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जिस तरीके से इंडिया सबकी हेल्प करता नजर आ रहा है, क्या हमें भी उस तरीके से रिलेशन बेहतर करने चाहिए? क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ ये इंडिया का बड़ा मुस्बत रुझान है। जैसे इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया में अच्छा रिस्पांस दे रहा है, उसकी खारजा पॉलिसी भी सबसे अच्छी है, ठीक है। हर लिहाज से इंडिया इस टाइम पूरे दुनिया में ना मजबूत पोजीशन में जा रहा है। पाकिस्तान को भी इस तरह अपने बरादराना मुल्कों के साथ, अपने हमसाया मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। हमें भी एक कदम आगे बढ़ के सोचना चाहिए, अपने बरादराना मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। हमें भी इंसानियत को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में मजहबी इंतहा पसंदी ज़रा रूज पे जा रही है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में कुछ इशू वगैरह हैं जो जिसे हमें दूर करना चाहिए, जिसकी वजह से दूसरे कंट्रीज के साथ हमारे साथ रिलेशन उस तरीके से बेहतर नहीं कर पाते। अच्छा, एक चीज नहीं मुझे समझ आती, आजकल जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, खास तौर पे जो नौजवानों से बात करते हैं, ज्यादातर मोस्टली 90% नौजवान यही कह रहे हैं एजुकेटेड के भाई इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेहतर है, वो बहुत डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, उनके रिलेशन सबके साथ बेहतर हो रहे हैं। ये सब लोगों को अगर पाकिस्तान के पता चल गया है तो हमारे मिनिस्टर्स को, हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं पता चलता? हम क्यों नहीं उनके साथ रिलेशन बेहतर कर ले? ये तो जो भी इस टाइम गवर्नमेंट आती है वो अपने मफाद के लिए आती है, पब्लिक का तो कोई भी नहीं सोच रही। जैसे अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया तो उनकी रिजेक्शन ये होती है कि आपके मुल्क के मामला तभी आप पाकिस्तान से तो वो रिजेक्शन लग जाती है, जिसकी वजह से। और इंडिया के दोस्त मेरे हैं कुछ, वो अप्लाई करते हैं तो उनको वीज़े मिल जाते हैं, सिर्फ उनकी इंडिया की इकोनॉमी की वजह से, उनके वहाँ के मतलब हर लिहाज से इंडिया में, मतलब इंडिया की पूरी दुनिया में वैल्यू बनती जा रही है। ठीक है।